प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीटेट के साइंस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है और देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। सारणी दी गई है और उस सारणी के बिहाफ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अब ये सारणी आपके सामने है और इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है मेलिएबल यानी आघातवर्ध, ठीक, हाई मेल्टिंग पॉइंट उच्च गलनांक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, स्ट्रांग, और उसके बाद दिया गया है हाई कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन यानी उष्मा प्रसार गुणांक। और आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मैच करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स इन द सेल, कंस्ट्रक्ट ब्रिज यानी सेतु निर्माण में, उसके बाद रैपरिंग फूड आइटम्स भोजन सामग्री को लपेटने में, और उसके बाद मेकिंग थर्मोमीटर थर्मोमीटर के निर्माण में, और उसके बाद दिया गया है हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेंस यानी साधत्रियों के तापन तंत्र में। अब इनको अगर मैच कराने आप चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनके मैच कराने का जो सही तरीका होगा ए का 3 होगा, ठीक है। जैसे मेलिएबिलिटी को अगर देखें, मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ को अगर आप पीट करके पतला बना देते हैं तो मेलिएबल कहलाता है। तो आपका ए हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद दिया गया है उच्च मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंस, ए वाला आपका सही हो जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर पे अगर आएँ तो आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है। कह रहा आघातवर्ध, आघातवर्ध मतलब होता है किसी चीज़ को पीट करके उसे पतली चादर के रूप में बदलना। तो भोजन सामग्री में लपेटने वाला जो फोल आता है वो कैसा होता है, ऐसा ही होता है, बहुत पतली चादर होती है, ठीक। उच्च गलनांक साधत्रियों के तापनीय तंतु होते हैं, जैसे कि टंगस्टन है। ऊष्मा और विद्युत में सुचालक जो होता है वो सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में पाया जाता है। और प्रबल जो होता है, प्रबल वह क्या बनाता है, सेतु निर्माण बनाता है। और उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक थर्मोमीटर के निर्माण में कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। मैं बार बार कहता हूँ कि विटामिन जो है 2 प्रकार के होती हैं, एक होती है बी सी और ए डी ई की, ए डी ई और के। तो जो विटामिन बी और सी होती हैं ये जल में घुलनशील हैं, और ए डी ई के जो होती हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के नहीं दिया गया है। तो तीनों विटामिन किस में है, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, बी और सी होते हैं, जबकि एडेक ए डी ई के किस में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं। तथा जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होते हैं। विटामिन का नाम और रासायनिक नाम से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार। तो विटामिन का नाम जैसे ए है, विटामिन का नाम क्या है, विटामिन ए है, तो इसको रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और वहीं पे विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार को सही प्रकार से व्याख्या करता है। इट हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, यह पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है पत्तियों के द्वारा पानी का भाप बन करके उड़ना। एक्चुअली में इसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और जब कहीं तालाब से, पोखरे से, झील से, झरना से पानी या कुकर से पानी भाप बन करके उड़ता है तो ऐसे पानी को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन हिंदी में दोनों की मीनिंग वाष्पोत्सर्जन ही होती है, ठीक है। तो जब पौधे पानी को, जैसे ऊपरी सतह मान लीजिए धूप पड़ रही, पानी गर्म हुआ, उड़ गया, तो नीचे से पानी को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वह पानी उसको ठंडा करने में मदद करता है। यानी यह बात आपकी सही है।
फिर कह रहा है इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू लीव्स, यह पत्तियों तक जल और खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है। यह भी बात आपकी सही है, ठीक है। ये पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है, ये भी बात आपकी सही है। तो आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर कहाँ पे, तीनों सही होंगे जहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया, देखिए ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो आप कहेंगे ये तीनों सही हो जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन पौधे की जड़ों मृदा से जल और खनिज पदार्थों का निरंतर रूप से अवशोषण करती तथा खनिज पदार्थों के वायवीय भाग जैसे तने पत्तियों से होने वाले जलहान को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे की जड़ों के द्वारा मिट्टी से अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण किया गया है, लेकिन इसका कुछ भाग ही पौधों द्वारा उपयोग में किया जाता है। शेष भाग को पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के पर्णरंध्र के माध्यम से होता है। पर्णरंध्र मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान वातावरण के साथ गैसों के आदान प्रदान से संबंधित होता है। वाष्पीकरण के दौरान वाष्पोत्सर्जन पौधों से ठंडा रहने में मदद करता है, अतः ए, बी और सी सही है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों तक जल तथा खनिजों के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। ए और बी, ए, बी और सी और बी। तो दाब किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल, ठीक। दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती, ध्यान से देखिएगा, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है या इसी को पास्कल कहते हैं, जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब एक अदिश राशि है जबकि बल एक सदिश राशि है, अतः केवल ए सही आंसर होता है। सौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय एकाएक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में लगी किसी झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास में किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ से प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्रमशः क्या हो सकती है? कह रहा है कि पहली प्रकृति तो एसिडिक होगी और दूसरी प्रकृति कैसी होगी? बेसिक होगी, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। सौर्य द्वारा पैदल यात्रा के दौरान लगे डंक की रासायनिक प्रकृति अम्लीय तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्षारीय हो सकती है। डंक की अम्लीय प्रकृति तथा पत्ती के रस की क्षारीय प्रकृति परस्पर अवक्रिया करके डंक के अम्लीय प्रभाव को लगभग उदासीन कर देते हैं, अतः अम्लीय क्षारीय होगा, जिससे हाथ में होने वाली खुजली शांत हो सकती है। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? ये सभी क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस द्वारा यानी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं।
ये मछली की तरह क्लोम द्वारा सांस नहीं ले सकते क्योंकि इनमें गलफड़े नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चुनाव करिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे, कहाँ होगा, किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। तो ढूंढिए किस में दिया गया है। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 देखिए, किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट निष्कासन के लिए क्रमशः निम्न चरण हैं, जैसे कि ब्रिक यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग। कॉलम को दिखाना है और बताना है कि इसमें प्रजनन कैसे होता है। तो कटिंग द्वारा यानी काट करके जो बोया जाता है उसमें गुलाब में होता है। बीजांड फॉर्मेशन, बीजांड फॉर्मेशन किस में होता है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, स्पायरोगायरा। बडिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, ईस्ट होता है। और बीजांड फॉर्मेशन किस में होता है, तो आप कहेंगे बीजांड फॉर्मेशन हो जाता है आपका फर्न में। तो कटिंग हो जाता है आपका, देखिए कटिंग गुलाब हो जाता है, बीजांड फॉर्मेशन फर्न हो जाते हैं, विखंडन स्पायरोगायरा हो जाता है, और मुकुलन ईस्ट हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अपक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द सब्सटेंस, सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था को, सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या को, सभी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या को, और सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के मान को। तो कह रहा है कि उपर्युक्त में से क्या रासायनिक अपक्रिया होने से पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है, यानी रासायनिक अपक्रिया से पहले और रासायनिक अपक्रिया के बाद दोनों कंडीशन में वो समान होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में निहित पदार्थों के लिए सत्य है कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या तथा किसी सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान रासायनिक अपक्रिया होने से पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है, जबकि पदार्थों की भौतिक अवस्था एवं पदार्थों के अणुओं की संख्या बदल सकती है। अतः सी और डी ऑप्शन आपका सही है। जब कोई धातु अम्ल से अपक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इट टर्न लाइम वाटर टू मिल्की, यह चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इसकी गंध तीखी होती है। यह पॉप की धुन के साथ जलती है। तो आगे है, यह अमोनिया के विलयन के साथ घना श्वेत धुआं देती। जब कोई धातु अम्ल के से अपक्रिया करती है तो धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। यह पॉप की धुन के साथ जलती है। पॉप की धुन हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए यक्स खरीदा। ईंधन के रूप में यक्स का उपयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए। सस्ता और निम्न ज्वलनताप नहीं, उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलनताप, मध्यम कैलोरी मान और निराविषी, और मध्यम ज्वलनताप और सस्ता। कह रहा है निम्न कैलोरी मान और निराविषी। तो सही ऑप्शन होगा मध्यम ज्वलनताप और सस्ता और निम्न कैलोरी मान और निराविषी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ईंधन के रूप में यक्स का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मध्यम कैलोरी मान और निराविषी, मध्यम ज्वलनताप और सस्ता, ऊष्मीय यानी कैलोरी मान अधिक होना चाहिए, इसका भंडारण और स्थानांतरण सरलता से होना चाहिए। एक चुटकी KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालने से पानी के उबालने का तापमान कम हो जाता है, पानी का pH बढ़ जाता है,
कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी जल वाष्पों के संघनन बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक चुटकी के MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जल आसवन संयंत्र में डालने से कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। कार्बनिक अशुद्धियों के अंतर्गत मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, शाकनाशी, फल और सब्जियों का कचरा आदि आते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। जब स्विच खुला होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए जो है वो गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह विद्युत परिपथ को पूरा करने तथा विच्छेदित करने में उपयोग किया जाता है, जिससे विद्युत धारा उसमें से गुजर सके। जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच वायु विच्छेद विद्युत का प्रवाह करता है, अतः ए और आर दोनों गलत हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है, उसके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक होगा। दोनों का एक समान वेग है। भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम होगा और वेग की तुलना नहीं की जा सकती। किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर होती है। हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, अर्थात m2 इज ग्रेटर देन m1 दिया गया है, जहाँ m1 हल्की वस्तु का द्रव्यमान, v1 हल्की वस्तु का वेग, m2 भारी वस्तु का द्रव्यमान और v2 भारी वस्तु का वेग। m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, चूँकि m2 ज़्यादा है m1 से, इसलिए v1 ज़्यादा होगा v2 से, तभी गतिज ऊर्जा बराबर होगी। अतः भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम होगा। भूपर्पटी के भीतर का वह स्थान कौन सा है जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं, यानी भूकंप का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भूपर्पटी के भीतर वह स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न होते हैं एपी सेंटर कहलाता है। किसी शिक्षक ने विद्यार्थी से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा, यानी चुंबक को डीमैग्नेटिक करना है। तो उसमें जानते हैं आपकी मैग्नेट को अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दें तब भी मैग्नेटिज्म खराब हो जाता है, रफली यूज करें तब भी ख़त्म हो जाता है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चुंबक को कई बार ज़मीन पर गिराओ तो चुंबकत्व तो ख़त्म हो जाता है। चुंबक के 2 टुकड़े कर दो, नहीं इसमें नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, चुंबक को गर्म करो, ख़त्म हो जाएगा। चुंबक को जल में फेंक दो तब भी ख़त्म हो जाएगा। चुंबक को हथौड़े से पीटो तब भी चुंबकत्व तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ए, सी और ई आपका सही आंसर। चुंबक को कई बार जमीन पर गिरा करके, चुंबक को गर्म करके, चुंबक को हथौड़े से पीट करके, चुंबक के समान ध्रुवों को पास पास रख करके हम क्या कर सकते हैं? उसके चुंबकत्व को ख़त्म कर सकते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं? लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण, फिर दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, और फिर दिया गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। लोटनिक घर्षण बल का मान सर्पी घर्षण बल से कम होता है, अतः लोटनिक घर्षण स्पर्शी घर्षण से अधिक होता है। यह कथन सत्य नहीं है।
सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फोर्स, फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु अथवा तल पर फिसलती है तो उसके संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। लुटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु किसी तल अथवा दूसरी वस्तु के ऊपर रह करता है, ऊपर रोलिंग करता है, तब उसे लुढ़कता है तो उसे क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक। किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? तो आप कहेंगे अपसारी लेंस की तरह। किसी उच्च अपवर्तनांक में द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है? इंटेंसिटी, तीव्रता और गुणता। ठीक है, तो आप कहेंगे गुणता, ट्रेम्बर। ध्वनि का वह अभिलक्षण गुणता है जिसके कारण समान तारत और तीव्रता प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है, जिसे लय के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। रेफ्रिजरेटर के पाइप पर काला पेंट किया जाता है। अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरणक होते हैं। तो कह रहा है दोनों सही हैं, एक सही एक गलत, मतलब कथन और निष्कर्ष वाली बात है। तो आप कहेंगे रेफ्रिजरेटर के पाइप पर काला पेंट किया जाता है क्योंकि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक होते हैं। एक काला पेंट ऊष्मा के अच्छे अवशोषक का उदाहरण है, अतः साथ ही गर्मी का अच्छा उत्सर्जक भी है। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ जाइए। अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय ऊष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अभिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। तो आप इसे कैसे बताएंगे? तो आपका सही आंसर होगा क्या? विद्यार्थियों को यह खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब वे गर्म जल में भरे एक पात्र को ठंडे जल में भरे पात्र के भीतर रखेंगे। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों को ऊष्मा तथा ताप के संबंध में व्याख्या करने को कहिए। फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा संबंधित निष्कर्ष निकालने के लिए कहिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सी और ए आपका सही आंसर हो जाता है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए। सिवाय इसके छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पूछताछ, सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए बस। पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना चाहिए। बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोगी में छात्र के मार्गदर्शन करना चाहिए और छात्रों को विविध प्रकार के अधिगम का अनुभव करना चाहिए। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक द्वारा छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए कहना चाहिए। एक जांच आधारित कक्षा 8-7 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? ठीक। छात्र किरण आरेख बनाते हैं जिसमें वस्तु से दर्पण तक और दर्पण तक और दर्पण से अवलोकन कर्ता तक प्रकाश के पथ को दर्शाया गया। छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। तो सही आंसर यही होगा। एक जांच आधारित कक्षा 7 जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाना है
में निम्नलिखित क्रमशः चरण आएंगे। छात्र दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों पर बहुत सी वस्तुओं को रखते हैं और उनके प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। छात्र किरण आरेख बनाते हैं जिसमें वस्तु से दर्पण तक और दर्पण से अवलोकनकर्ता तक प्रकाश के पथ को दर्शाया गया है। शिक्षक किरण आरेखों को बनाने की प्रक्रिया का निर्देशन करता है। परावर्तन के नियम की परिभाषा और व्याख्या शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण होगा ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, अपव्ययी व्यवहारों की पहचान करना। ठीक, उसके बाद है उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, जागरूकता अभियान जैसे उपचारात्मक तरीके अपनाना। तो हो जाएगा ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। ऊर्जा संरक्षण में विभिन्न तरीकों को विद्यार्थियों को समझाने में शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करती है, जिसका पहला चरण ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करना शामिल है। इसके द्वारा क्रमशः अपव्ययी व्यवहारों की पहचान करना, जागरूकता अभियान जैसे उपचारात्मक तरीके अपनाना तथा उठाए गए कदमों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। बीजों के अंकुरण आधारित एक अनुसंधानात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछती है। बीजों के अंकुरण पर आधिकारिक अनुसंधान गतिविधियों में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए शिक्षिका प्रश्न पूछती है कि यदि हम जल की मात्रा दुगनी कर दें तो वे कितने बढ़ेंगे तथा प्रति सप्ताह वे कितने बढ़ेंगे। जैसे प्रश्नों द्वारा छात्र छात्राओं में चर नियंत्रण तथा अवलोकन कौशल विकसित हो सकते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ए टीचर शुड टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट एज्यूमिंग स्टूडेंट नो नथिंग। शिक्षक को प्रत्येक मनोवैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। विज्ञान एक अमूर्त विषय जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर संबंध नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं। शिक्षक के प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी उस संकल्पना के बारे में क्या और कितना जानते हैं। विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसका वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच अंतर संबंध होता था। कथन और निष्कर्ष दोनों गलत हैं। एक अनुसंधानात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं, तो आपका सही आंसर होगा आलोचनात्मक अनुचिंतन के द्वारा। निम्न में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक स्वभाव में आवश्यक घटक हैं? खुली सोच, संशयता, आत्मनिष्ठा, विश्वास। तो आप कहेंगे ए और बी, खुली सोच और संशयता जो है वैज्ञानिक संबंधों के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे खुली सोच, संशयता, चर्चा और तर्क विश्लेषण। ठीक, सही वाक्य का चयन करें। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिश्रण है, यह कथन सही है। विज्ञान मानव अवलोकन और कारण के प्रयोग के माध्यम से प्राप्त एक व्यवस्थित ज्ञान है जो प्रकृति और ब्रह्मांड की अज्ञात घटना को प्रकट करता है। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल है। विज्ञान को हम कल्पनाओं को प्रयोग एवं तर्क इत्यादि के माध्यम से उनकी सत्यता का पता लगाते हैं, अतः विज्ञान तर्क एवं कल्पना का मिश्रण है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रैक्टिस पेपर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट।